वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एसटी 4B की। बेसिकली आज हम इसके इंग्लिश के सेक्शन पे बात करेंगे। मीन्स हम क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस पे करने वाले हैं डिस्कशन। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज की ये न्यू जर्नी और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और कोई भी नया वर्ड नया स्ट्रक्चर आपको दिखे उसे राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीड टेस्ट आप जानते हैं कि आपके सिलेक्शन का बेस होता है, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है, बल्कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको राइट डाउन करना है, उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जिस बेस पे हम अपकमिंग एग्जाम में अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकें। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं आज का ये डिस्कशन और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम आखिर क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। एक फिलर का क्वेश्चन है, The police used tear gas to dash the crowd। अब यहाँ पे अगर आप देखें डिस्पर्स, कलेक्ट, अटैक और डिस्पर्स, देखो टीयर गैस का अगर यूज कर रही है पुलिस तो कहीं ना कहीं क्राउड को क्या करने के लिए कर रही है, अलग अलग करने के लिए कर रही है, भीड़ को हटाने के लिए कर रही है, सीधी सी बात है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या जाएगा, डिस्पर्स जाने वाला है यहाँ से, सॉरी डिस्पर्स जाने वाला है यहाँ से। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। तो डिस्पर्स वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, लाइक डिस्पर्स की, अगर मैं बात करूं डिस्पर्स करना मतलब पे आउट से रिलेट करेगा डिस्पर्स कहीं ना कहीं। कलेक्ट, अटैक का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अटैक करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। टीयर गैस किस लिए फेंकी जा रही है, टीयर गैस का यूज क्यों किया जा रहा है, जिससे कि क्राउड अलग अलग हो सके, अलग थलग हो सके, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। तो एक्चुअल आंसर हमारा जाने वाला है डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहा है सभी का सिक्सर है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपके सामने एक ईडियम है, इसका आपको सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। क्या होगा, टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट, बेसिकली इसका, इस ईडियम का जो मीनिंग होता है, देखो अगर ईडियम की बात करें, मुहावरे की बात करें, तो रियलिटी ये है कि अगर मैं मुहावरे को उसके पर्टिकुलर वर्ड्स के मीनिंग से ऑब्जर्व करूं तो ये श्योर है कि मैं गलतियां करने वाला हूं वहां पर। रीजन क्या है, टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट। अब यहाँ पे किसी चीज को पिंच ऑफ साल्ट से लेना, तो ये तो कोई लॉजिकली स्ट्रक्चर ही नहीं अप्रोप्रिएट, कोई मीनिंगलेस है, मीनिंग ही नहीं निकल रहा है इसका। इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि किसी चीज पे पूरी तरह से बिलीव ना करना, मतलब थोड़ा बहुत बिलीव कर लिया लेकिन अंदर से बिलीव नहीं कर पा रहे पूरी तरह से कि नहीं ऐसा है क्या एक्चुअल में। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। इसे बोलते हैं टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट। मतलब एक्चुअल हमारा जो आंसर यहाँ पे जाने वाला है, टेक लॉन्ग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, गलत हो जाएगा। टू थिंक ऑफ वन सेल्फ एज ऑलवेज रिजिड, अगेन रॉन्ग हो गया। टू कंसिडर एवरी वन अ लायर, अगेन रॉन्ग हो गया। टू बिलीव ओनली पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब कुछ हिस्से पे विश्वास कर लेना लेकिन पूरी तरह से विश्वास ना कर, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। कुछ पार्ट पे तो विश्वास है सामने वाले को लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं है चीजों के ऊपर। दिस इज कॉल्ड टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट। एक्चुअल आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है। डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। सेलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस, मतलब कोई पर्सन जो है वो कमजोर है और डिसेबल्ड है किसके द्वारा, इलनेस के द्वारा, किसी बीमारी के द्वारा। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक्टिविस्ट का तो चांस है ही नहीं। इनवैलिड, वैसे तो इनवैलिड का मतलब अवैध होता है, कोई भी चीज इनवैलिड है, अवैध है या जो वैलिड नहीं है उससे हम रिलेट कर सकते हैं। अब इनवैलिड का एक और मीनिंग आपको बता रहा हूं। इनवैलिड का मतलब आशक्त व्यक्ति भी होता है, आशक्त
व्यक्ति, आशक्त व्यक्ति समझ रहा है ना, जो आशक्त है, जो कि अब उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है उतना इफेक्टिवली जितना पहले कर पा रहा था, या वीक हो गया है, डिसेबल्ड हो गया है किसी बीमारी के कारण, उससे आप इनवैलिड को रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया मीनिंग हमें पता चला इनवैलिड का, अशक्त व्यक्ति से भी रिलेट कर सकते हैं, बीमारी से ग्रसित व्यक्ति से भी रिलेट कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या जाएगा, बी पार्ट जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी पार्ट जाएगा। एथलीट कॉमन वर्ड है, पेटिशनर का मतलब होता है जिसने पेटिशन दी है, प्रार्थी, पेटिशनर को आप प्रार्थी से रिलेट कर सकते हैं, प्रार्थी से रिलेट कर सकते हैं पेटिशनर को। आंसर आपका जाने वाला है बी पार्ट, सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रेम्बल, न्यूमोनिया, मिसलेनियस और डेविएशन। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेम्बल तो सही है, प्रेम्बल का मतलब बेसिकली प्रस्तावना होता है, प्रेम्बल को अगर हम रिलेट करें तो। और अगर मैं बात करूं न्यूमोनिया की, अब न्यूमोनिया का स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि न्यूमोनिया का स्पेलिंग होता है PNEUMONIA, ये होता है न्यूमोनिया, PNEUMONIA, न्यूमोनिया। मीन्स एक्चुअल आंसर हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट जाएगा। प्रेम्बल प्रस्तावना होता है, प्रेम्बल प्रस्तावना होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मिसलेनियस मतलब मिक्स्ड से आप रिलेट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं डेविएशन की, डेविएशन का मतलब होता है विचलन, विचलन, डेविएशन को विचलन से रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी बी पार्ट। जो स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, न्यूमोनिया की स्पेलिंग रॉन्ग है, और जो भी बी पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है, सभी का 6 लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आगे हमारा एक क्लोज टेस्ट है, प्यारा सा क्लोज टेस्ट है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, fill in the blanks with the help of the alternatives given, select the most appropriate option for each blank। यहाँ पे है क्या कि एक पर्टिकुलर पैसेज है हमारे सामने, और हमें क्या करना है, इसमें जो वर्ड्स मिसिंग है उनको फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ऑल हर लाइफ मिस फॉस्टर हैड अ ग्रेट फियर ऑफ मिसिंग अ ट्रेन, अ प्लेन, अ बोट और डैश अ थिएटर कर्टेन। मतलब पूरी जिंदगी मिस्टर फॉस्टर के अंदर एक डर रहा कि कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए, कहीं प्लेन ना छूट जाए, कहीं बोट ना छूट जाए, कहीं जो ड्रामा या प्ले देखने जा रहे हैं या मूवी देखने जा रहे हैं वो ना छूट जाए। मतलब कुछ लोगों के अंदर ये नेचुरल होता है, नेचुरल होना, एक डर होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, लेकिन एक्सेसिव फियर होना तो बहुत बुरा है। मतलब ट्रेन छूट ना जाए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 घंटे पहले से ही टाइम से जा रहे हैं कि कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट, समझ गए ना। तो ये एक्सट्रीम लेवल का फियर हो गया एक तरह से। इसी तरह के फियर की बात की जा रही है मिस फोस्टर के। इन अदर रिस्पेक्ट्स शी वॉज नॉट अ डैश नर्वस वुमेन। मतलब अदर रिस्पेक्ट्स में अगर हम देखें, अगर अदर पॉइंट्स पे देखें तो वो एक नर्वस वुमेन तो नहीं है, but the mere thought of dash on occasions like these would throw her dash such a nervous state that a tiny muscle in the corner of her left eye would dash twitch। twitch का मतलब होता है फड़कना, ठीक है ना, फड़कने से रिलेट कर सकते हैं, फड़फड़ाने से रिलेट कर सकते हैं इसको, ट्विच को। बहुत ही प्यारा वर्ड है ट्विच, ठीक है, झटकना, फड़फड़ाना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे तो वो एक नर्वस वुमेन नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ इन स्पेसिफिक ओकेशंस की बात करें तो होता क्या है कि वो नर्वस हो जाती है, नर्वसनेस की स्टेट में आ जाती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए, मतलब इस तरह से, ठीक है। और उनके जो कॉर्नर में, दैट टिनी मसल इन द कॉर्नर ऑफ हर लेफ्ट आई, उनके लेफ्ट आई के कॉर्नर में जो टीनी मसल है वो क्या होती है, फड़कने लगती है, समझ गए ना, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, ठीक है।
जैसे आपने ये भी सुना होगा ना कि बाईं आंख किसी की फड़क रही है तो कुछ बुरा होने वाला है या कोई बुराई कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। किसी के लिए बोलते हैं अच्छा, कहीं बोला जाता है अच्छा होता है, कुछ अच्छा बोला जा रहा है या अच्छा होने वाला है, ऐसे मान्यताएं होती हैं लोगों की। तो वही कंडीशन इनकी भी है कहीं ना कहीं। दिस वुड डिसअपियर वंस शी हैड बोर्डेड द प्लेन इटसी। ये चीजें उसके उनके दिमाग से कब हट जाती थी, जब जैसे जिस काम के लिए वो निकली, जैसे उनको फ्लाइट पकड़नी है और उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली, उसके बाद उनके दिमाग में शांति हो जाती थी, बस ठीक है। लेकिन उसके पहले उनके अंदर एक नर्वसनेस, स्टेट ऑफ नर्वसनेस की कंडीशन बनी रहती थी उनकी, कुछ ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो पैसेज तो आई थिंक आप सभी को समझ आ गया कि कहना क्या चाहता है, कहानी क्या है, मिस फोस्टर की बात हो रही है। अब एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि पैसेज में फिल क्या करना है। ऑल हर लाइफ मिस फोस्टर हैड अ ग्रेट फियर ऑफ मिसिंग अ ट्रेन, अ प्लेन, अ बोट और डैश अ थिएटर कर्टेन। अब यहाँ पे डैश की जगह पे क्या आना चाहिए? एक्सट्रीमली, क्वाइट, एवन और हार्डली। एवन, एवन का यूज सबसे अप्रोप्रिएट है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। एवन, ऑल हर लाइफ मिस फोस्टर हैड अ ग्रेट फियर ऑफ मिसिंग अ ट्रेन, अ प्लेन, अ बोट और एवन अ थिएटर कर्टेन। सीधे सीधे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। In other respects, she was not a dash, not a dash nervous woman. Usual, general, particular, particularly. अब देखो, अगर मैं नर्वस की बात करूं तो नर्वस यहां पे एक एडजेक्टिव है। वुमेन क्या है? नाउन। नर्वस एक एडजेक्टिव है, वुमेन क्या है? नाउन है। अब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए मुझे एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, और जनरली क्या होता है एडजेक्टिव के लास्ट में जब हम एलवाई जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? वो बनता है एडवर्ब, ठीक है। तो यहां पे सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा आपका एडवर्ब, और यहां पे जो आ जाएगा आपका पर्टिकुलरली, मतलब डी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर को देखो, इन अदर रिस्पेक्ट्स शी वॉज नॉट अ पर्टिकुलरली नर्वस वुमेन बट द मेयर थॉट ऑफ डैश। थर्ड फिलर के लिए देखना है हमें अब आंसर क्या होगा। The mere thought of dash on occasions like these would throw her dash such a nervous state that a tiny muscle in the corner of her left eye would dash twinge. अब यहाँ पे अगर आप देखें थर्ड फिलर के लिए, but the mere thought of dash, be later, be late, being late और being later। देखो लेटर का तो कोई चांस ही नहीं है, और बी लेट भी गलत ही हो जाएगा। बीइंग लेट, बीइंग लेट। अब देखो यहां पे फिल करके इसको, बट द मेयर थॉट ऑफ बीइंग लेट ऑन ओकेशंस लाइक दीज वुड थ्रो हर डैश सच अ नर्वस स्टेट। अब यहाँ पे क्या है कि उनके अंदर जो थॉट था, ये नर्वसनेस क्यों आती थी उनके अंदर, रीजन क्या था उसका कि मतलब कहीं लेट ना हो जाए, इस तरह का जो थॉट है वो एक्सेसिव वे में वो इस चीज के बारे में सोचती थी, और सोचते सोचते दिमाग में क्या आता था, हाँ मैं लेट हो जाऊंगी, कहीं लेट ना हो जाऊं, कहीं लेट ना हो, मतलब इस तरह की चीजें। तो उस वजह से क्या था कि उनके अंदर एक स्टेट ऑफ नर्वसनेस आ जाती थी, और जब वो बोर्ड कर लेती थी तो वो निश्चिंत हो जाती थी, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम देखें, बीइंग लेट वुड बी देयर, और आंसर हमारा सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा जाने वाला है? सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब being late, thought of being late on occasions like these would throw her dash such a nervous state, throw her into, up, away और in। तो सबसे अप्रोप्रिएट अगर हम ऑप्शन देखें यहां पे, थ्रो हर इनटू, टू थ्रो समवन इनटू अ पर्टिकुलर कंडीशन, सिचुएशन, प्रॉब्लम, अच्छा से आप रिलेट कर सकते हैं। इनटू सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब ए पार्ट आपका 100% करेक्ट जाएगा। अप, इन, अवे ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे रॉन्ग, और आंसर हमारा जाएगा फर्स्ट, ए पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक ई, मतलब लास्ट वाले के लिए हमारा आंसर क्या होगा। थ्रू हर इनटू सच अ नर्वस स्टेट दैट अ टीनी मसल इन द कॉर्नर और ऑफ हर लेफ्ट आई वुड डैश ट्विंच, बिगन ओवर, बिगन टू और बिगन ओवर। बेसिकली बिगिन के साथ में आप इन जनरल अगर आप देखें तो टू का ही यूज करेंगे, ठीक है। और बिगिन टू सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा जाएगा सी वाला पार्ट। वुड के साथ V1 ही आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। जनरली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है ना। अगर पैसिव में स्ट्रक्चर है, मान लीजिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी लगा है तो V3 आ जाएगा, वैसे V1 आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो बिगन ही होगा। तो बिगन वाला ऑप्शन, ये बिगन टू, बीइंग, बिगन ओवर, ये सब गलत हो जाएगा। बिगन टू व्हिच। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इन्फिनेटिव आगे बन रहा है 2 + V1 लग के, ठीक है। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका जाएगा थर्ड वाला पार्ट। दिस वुड डिसअपियर वंस शी हैड बोर्डेड द प्लेन etc। और एक बार जब वो काम हो जाता था तो ये चीजें अपने आप ही क्या हो जाती थी, डिसअपियर हो जाती थी। आई थिंक आप सभी को पैसेज अच्छे से समझ आ गया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है पैसेज का, और आखिर ये पैसेज हमें बताना क्या चाहता है, हमसे कहना क्या चाहता है, ये आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। चल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर और देखते हैं अगला पॉइंट आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, कंसेंशियस, कॉन्स्ट्रेंट, रिजल्टेंट और एक्सपेंस। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो कंसेंशियस वर्ड का स्पेलिंग गलत है। इट शुड बी कंसेंशियस, SCIENTIOUS, कंसेंशियस। इसका मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। कोई भी बंदा जो कर्तव्यनिष्ठ है वो क्या है, कंसेंशियस है, ठीक है। अब कांस्टेंट की बात करें अगर हम, तो ये अवरोध हो गया। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, अवरोध या बाधा हो गया, ठीक है। रिजल्टेंट, अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं, कॉमन सा वर्ड है, रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया, परिणामी हो गया। रिजल्टेंट परिणामी हो गया। और एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, फैलाव, फैलाव, विस्तार, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं एक्सपेंस को, फैलाव या विस्तार से रिलेट कर सकते हैं एक्सपेंस को। तो कंसेंशियस वर्ड हमारा सबसे अप्रोप्रिएट है और यही हमारा आंसर। इसी का स्पेलिंग कहीं ना कहीं रॉन्ग था, ए पार्ट वुड बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सुभाष गिदवानी, ये बंदे का नाम है सुभाष गिदवानी, इज सेलिंग डॉल which are type of Madhya Pradesh's village culture at the annual Dastakars Bazaar held in January every year in Delhi। अगर आप ध्यान से देखें तो जब भी हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, यहाँ पे विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है, पूर्व पद होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन विच है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, डॉल। और ये एक पर्टिकुलर टाइप की डॉल की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की विलेज कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। सो अब यहाँ से अगर आप देखें, इस डॉल के अकॉर्डिंग जो बन जाएगा सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग हमें आगे का वर्ब भी कैसा यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर। मतलब आर की जगह हम इज का यूज करेंगे तब ये होगा करेक्ट, ठीक है। आर की जगह हम इज का यूज करेंगे तब होगा करेक्ट।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये पार्ट हमें मिल कहाँ रहा है, फोर्थ पार्ट में ये स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, फोर्थ पार्ट में हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है। आर की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, तब ये करेक्ट होगा। मीन्स एक्चुअल आंसर हमारा जाएगा डी पार्ट, डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट। चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइनली शी टेक्स द डिसीजन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक रीअरेंजमेंट का स्ट्रक्चर है, आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको अरेंज करना है। फॉर स्टेटमेंट से जो ब्रेक हैं, एक्चुअल में एक पूरा स्टेटमेंट एक ही है, इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके आपके सामने लिखा गया है। और यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है, जिसको हम ऑप्शन के बेस पे करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। ऑप्शंस में अगर आप देखें ध्यान से तो सी से शुरुआत हो सकती है, डी से शुरुआत हो सकती है और बी से शुरुआत हो सकती है। सी से, डी से, बी से। जरा सी वाला देखो, द लेटर बर्डन्ड विद अ पैरालिटिक हस्बैंड। किसी की बात अभी शुरू ही नहीं हुई तो सी से तो हो नहीं सकता, सी से नहीं हो सकता तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। बी वाला देख लो एक बार, दे आर लाकुआ एंड हिज वाइफ नथनी। तो ये भी दे आर मतलब पहले कोई बात हो चुकी है, तो बी से हम शुरुआत नहीं कर सकते। ए और डी ऑप्शन तो हमारे हो गए एलिमिनेट, ए और डी ऑप्शन बड़ी जल्दी से प्यार से बिल्कुल एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें डी वाला पार्ट, द फिल्म Wayfarers narrates the journey of a poor couple in झारखंड। डी से तो शुरुआत हम करेंगे ही करेंगे, और डी के बाद बी हमें दोनों में ही दिया हुआ है, तो फर्स्ट ये जाएगा और सेकंड ये 100% चला जाएगा। दे आर लेक्वा एंड हिज वाइफ नथनी, ठीक है। दो हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, पुअर कपल की बात हो रही है, इनकी ही कहानी है ये, ठीक है। डी के बाद बी। अब देखने वाला पॉइंट ये है कि बी के बाद हम सी को रखें या बी के बाद हम ए को रखें। जैसे ही हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन मिलेगा वैसे ही हमारा आंसर हमारे सामने होगा, ठीक है। जैसे ही अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा हमारा ऑप्शन हमारे सामने होगा। अब डी के बाद हम जैसे ही गए किस पे, सपोज हम पहले ए पे चले, finally she takes the decision to go searching for livelihood in the nearby town। फाइनली मतलब रिजल्ट की बात हो रही है, रिजल्ट की बात हो रही है ना। अब इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया, डी बी के बाद ए नहीं है। सी को देखो, सी ही होना चाहिए। द लेटर बर्डन विद अ पैरालिटिक हस्बैंड एंड 2 चिल्ड्रन बेटल्स टू सर्वाइव। अब यहाँ पे बाद में क्या हुआ कि उसको झेलना पड़ा, ये जो नथुनी है इसकी वाइफ है, उसको झेलना पड़ा किसको, अपने पैरालिटिक हस्बैंड को। हस्बैंड उसका पैरालाइज हो गया एंड 2 चिल्ड्रन, और 2 बच्चे जो थे वो भी थे उसके, और वो बैटल कर रही थी किस चीज के लिए, सर्वाइवल के लिए, मतलब खाने के लिए नहीं था उसके पास, सर्वाइवल के लिए उसका बैटल चल रहा था। फाइनली शी टेक्स द डिसीजन टू गो सर्चिंग फॉर लिवलीहुड इन नियर बाय टाउन। और फाइनली उसने डिसीजन लिया कि वो सर्च करेगी अपनी लिवलीहुड पास के टाउन में, कुछ ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। डी बी सी ए ये है हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब ऑप्शन सी हमारा 100% करेक्ट जाने वाला है। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला जो स्ट्रक्चर है हमारा 88, यहाँ भी आपका रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर जी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हमें ये देखना है कि इस स्ट्रक्चर को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। सी, ए और डी, जो डबल है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है हमेशा, उसको बाद में पहले ए और डी वाले को देख लेते हैं कि इसमें से कोई है। द एम्परर वुड व्यू द कॉमिक एक्ट फ्रॉम द
झरोखा स्पेशल विंडो ऑफ हिज पैलेस। कॉमिक एक्ट की कोई पहले बात ही नहीं है और द कॉमिक एक्ट है मतलब कोई बात पहले हो चुकी है। तो ए वाला ऑप्शन मतलब ऑप्शन टी एलिमिनेट हो गया, यहां से नहीं शुरुआत होगी ऐसे। डी वाला देख लो, फाइनली फाइनली द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ द परफॉर्मर्स वुड बी जनरसली अवॉर्डेड बाय द किंग। अगेन ये भी गलत हो गया, डी भी नहीं हो सकता। आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर यहां से अगर आप देखें फाइनली मतलब रिजल्ट की बात हो रही है, ये श्योर है कि सी से शुरू होगा, मतलब पहला सेंटेंस हमारा सी वाला होगा। बहादुर शाह जफर्स लाइफ एंड टाइम्स आर डिस्क्राइब्ड इन अ बुक कॉल्ड सिटी ऑफ माय हार्ट। बहादुर शाह जफर की लाइफ और टाइम को डिस्क्राइब किया गया है, एक बुक है जिसका नाम क्या है, सिटी ऑफ माय हार्ट, ये बुक का नाम है। अब सी के बाद बी को रखना है या डी को रखना है, इसी से क्लियर हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा। फाइनली वाला पार्ट इसके बाद हम जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये कोरिलेट ही नहीं हो रहा। फाइनली द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ द परफॉर्मर्स, ये कोरिलेट ही नहीं हो रहा स्ट्रक्चर, मतलब ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर 100% जो सही आ चुका है वो है ए पार्ट। ये क्लियर है कि ये पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा, ये पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा, ये क्लियर है, ठीक है, फिक्स है, श्योर है, कंफर्म। अब अगर आप ध्यान से देखें, सी के बाद हमने बी को रखा, एक बार देखना जरूरी है। ऑन द फेस्टिवल ऑफ होली द एम्परर वॉज एंटरटेन्ड विद मिमिक्री, इम्पर्सनेशन एंड प्ले एक्टिंग। मतलब होली के फेस्टिवल में एम्परर को एंटरटेन किया गया, किससे, मिमिक्री से, इम्पर्सनेशन, प्ले एक्टिंग, इस तरह के चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया। ए, the emperor would view the comic acts from the झरोखा स्पेशल विंडो ऑफ हिज पैलेस। एम्परर कहाँ से देख रहे थे ये कॉमिक एक्ट्स, अपना जो स्पेशल विंडो थी जिसको हम झरोखा बोलते हैं उनके पैलेस से, वहां से ये सारी चीजें देख रहे थे। फोर्थ, फाइनली द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ परफॉर्मर्स वुड बी जनरसली अवॉर्डेड बाय द किंग। फाइनली क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड परफॉर्मर्स थे उनको उदारता से पुरस्कृत किया गया, किसके द्वारा, किंग के द्वारा, राजा के द्वारा। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है दैट इज ए पार्ट, और वही हमारा 100% करेक्ट आंसर भी। वेरी गुड, पहला आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। If there is no need to substitute it, select no improvement. अब यहां पे अगर हम देखें, The Delhi Birla International School alumnus occupy leading positions in different areas of profession and service. अब एक पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है तो उसके जो पूर्व छात्र हैं उनकी ही तो बात होगी ना। ये जो स्कूल है द दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल, एलमनस नहीं बल्कि एलमनी होगा। एलमनी का मतलब होता है भूतपूर्व छात्र, और एलमनी वाला ऑप्शन कौन सा है, डी पार्ट। बाकी यहां पे भी एलमनस गिवन है, ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, नो इंप्रूवमेंट का कोई चांस ही नहीं। द दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एलमनी ऑक्यूपाई लीडिंग पोजीशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ प्रोफेशन एंड सर्विस, कुछ ऐसा जाएगा। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है, डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन, द फॉरेनर सेड टू द फार्मर, फॉरेनर ने फार्मर किसान से कहा, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल, क्या तुम मुझे पास के होटल का वे बता सकते हो, रास्ता बता सकते हो, कुछ ऐसा। अब यहां से अगर आप देखें, द फॉरेनर टोल्ड द फार्मर, ठीक है, सेड टू को हमने टोल्ड में बदला, ओके। इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट होटल, द फॉरेनर
सजेस्टेड द फार्मर इफ ही कुड, देखो सजेस्टेड तो होगा नहीं, सजेशन का तो कोई चांस ही नहीं। द फॉरनर एक्सक्लेम, ये भी गलत हो गया आपका, नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है तो वहां पे टोल्ड का यूज नहीं करते, आप आस्क्ड का यूज करते हैं। देखो, जब भी कोई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, जब भी कोई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा उस केस में आप क्या यूज करेंगे, आस्क का यूज करेंगे, या फिर आप इंक्वायर्ड का यूज कर सकते हैं। आस्क का यूज कर सकते हैं, इंक्वायर का यूज कर सकते हैं। पास्ट में आस्क्ड और इंक्वायर्ड चला जाएगा, टोल्ड नहीं जाएगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में। आस्क का मतलब ही पूछने के सेंस में यूज हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप देखें यहां से तो फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। जब भी आप नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करें या एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन करें, कोशिश करिए एलिमिनेशन की। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया तो जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। याद रखिए इस चीज को, तो एलिमिनेशन पे फोकस करना है हमें। 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं और एक ही ऑप्शन बच रहा है जो होने वाला है हमारा आंसर, दैट इज डी पार्ट। फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। The foreigner inquired of the farmer if he could tell him the way to the nearest hotel, कुछ ऐसा। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और जो भी डी पिक कर रहा है सभी का आंसर 100% करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे क्या है कि आपको सिमिलर वर्ड बताना है कंजेनियल के लिए, सिनोनिम बताना है इसका क्या होगा। कंजेनियल वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, अनुकूल। अनुकूल या कुछ भी ऐसा जो सुखद है, सुखद है, अच्छा प्यारा सुखद अनुकूल, कुछ ऐसे आप कंजेनियल को रिलेट कर सकते हैं। तो कंजेनियल को आप सीधे सीधे कंफर्टेबल से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब भी अनुकूल हो गया। ठीक है, अब अगर आके बात करें हम सर्वाइल की, सर्वाइल का मतलब होता है चापलूस। सर्वाइल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, चापलूस हो गया, जो फ्लैटरिंग करता है बंदा, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। अलूफ की बात करें अगर हम, अलूफ का मतलब हो गया अलग, अलग या पृथक से हम अलूफ को रिलेट कर सकते हैं। और अगर मैं बॉम्बास्टिक की बात करूं, बॉम्बास्टिक का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो बड़े बड़े शब्दों से भरा हुआ है। किसी की स्पीच हो सकती है, कोई लेख हो सकता है, कोई राइटिंग हो सकती है, ठीक है, जो बड़े बड़े शब्दों से भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बॉम्बास्टिक। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। चल आगे बढ़ जाते, जो वर्ड्स नहीं, जैसे सर्वाइल वर्ड काफी लोगों के लिए नया होगा, बॉम्बास्टिक नया होगा, अलूफ कॉमन वर्ड है, वैसे कुछ लोगों के लिए ये भी नया होगा, तो ये इनको लिखते रहना। देखो वोकिब करना इज नॉट अ बिग डील, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि इन वर्ड्स को अच्छे से हमने जान लिया या नहीं जाना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कंजेनियल ही एग्जाम में आ जाएगा, कंफर्टेबल आ सकता है, सर्वाइल आ सकता है, अलूफ आ सकता है, बम्बास्टिक आ सकता है। सारे वर्ड्स का जानकारी और नॉलेज होना जरूरी है। स्टेटमेंट क्वेश्चन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शंस, याद रखो हमेशा। चल अब अगर मैं बात करूं पैसिफिस्ट, इसका हमें एंटोनिम बताना है। बेसिकली अगर मैं पैसिफिस्ट वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब होता है शांतिवादी। शांतिवादी, जो बंदा ऐसा है जो शांति, पीस मेकर है एक तरह से, तो पीस मेकर अगर हो जाता है, अगर ये सिनोनिम पूछा जाता तो इसका ये तो होने का चांस ही नहीं है। अब अगर मैं बात करूं ऑरेटर, ऑरेटर की अगर मैं बात करूं तो ऑरेटर तो वक्ता होता है,
सुबकता, अच्छा जो बकता है ऑरेटर है, इसका भी कोई चांस नहीं है। अब अगर मैं बात करूं वॉरमोंगर, वॉरमोंगर का मतलब होता है युद्धोत्तेजक। युद्धोत्तेजक का मतलब होता है जो युद्ध को उत्तेजित करने का काम करता है, अशांति फैलाता है, युद्ध की कंडीशन फैलाता है, उसको बोलते हैं वॉरमोंगर। ठीक है, जैसे हम इसके लिए हिटलर को रिलेट कर सकते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके पीछे मेजर रीजन क्या था, वॉरमोंगर कौन था, हिटलर। ठीक है, तो युद्ध को उत्तेजित करने वाला। और अगर मैं बात करूं निहिलिस्ट की, निहिलिस्ट का मतलब होता है शून्यवादी या नकारवादी से आप रिलेट कर सकते हैं निहिलिस्ट को। तो वॉरमोंगर वुड बी द करेक्ट एंटोनी फॉर द पर्टिकुलर वर्ड दैट इज नोन एज पैसिफिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। क्या होने वाला है इसका मीनिंग, ध्यान से देखो। फुल साउंड एंड फ्यूरी, इस पर्टिकुलर इडियम का मीनिंग होता कुछ ऐसा है कि आवाज तो बहुत तेज, गुस्से वाली आवाज है, लेकिन जो कैसी है, इनइफेक्टिव है, जिसका सामने वाले पे कोई इफेक्ट नहीं। दैट इज कॉल्ड फुल साउंड, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। मतलब मियरली लाउड एंड एंग्री वर्ड्स बट इनइफेक्टिव। लाउड और एंग्री वर्ड्स हैं जो क्या हैं, इनइफेक्टिव है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी से। फ्यूरी एंड इफेक्टिव स्पीकर, someone who gets angry very quickly, no chance. An angry and unruly move, no chance. एक्चुअल आंसर आपका सी पार्ट जाने वाला है, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो जो भी थर्ड पिक कर रहा है सभी का सिक्सर है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब आपको यहाँ पे अगर हम देखें तो एरर बतानी है कि किस पार्ट में एरर है। स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार। You must make a choice immediately because there is few time left. Few, अगर मैं few की बात करूं, मैं a few की बात करूं या मैं the few की बात करूं, इन सब का यूज हम कहां करते हैं, इन सब का यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। और टाइम क्या है, टाइम है अनकाउंटेबल नाउन। टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये क्लियर है कि जिस पार्ट में फ्यू आया है टाइम के पहले, एरर तो वही है। फ्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं सम से, या फिर हम लिटिल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, हम जानते हैं। और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का आंसर 100% करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, रितु इज एन डैश रीडर, आई ऑलवेज फाइंड हर विद अ बुक। रितु इज एन इरिटेटेड, एरेटिक, एविड और इनअटेंटिव। आगे का स्टेटमेंट ये बता रहा है कि भाई वो अच्छी रीडर है क्योंकि वो मुझे बुक के साथ ही हमेशा मिलती है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। तो सही सलामत पढ़ने में होगी ना, अच्छी होगी पढ़ाई लिखाई में। तो इरिटेटेड, इरेटिक, इनअटेंटिव, ये तो सब नेगेटिव मीनिंग रख रहे हैं ना वर्ड्स, अगर आप ध्यान से देखें। एविड को अगर हम ध्यान से देखें तो उत्साही हो गया, उत्साही या कोई भी ऐसा इंसान जो उत्सुक रहता है चीजों को नई नई खोजने में।
तो यही हमारा आंसर होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, अगर अगर हम देखें तो। क्योंकि एरेटिक तो अस्थिर हो गया, चंचल अस्थिर से रिलेट कर सकते हैं। इरिटेटेड परेशान हो गया। इनअटेंटिव का मतलब हो गया कहीं ना कहीं जो ध्यान नहीं लग रहा है, जिसका मन नहीं लग रहा है चीज़ों पे, वो इनअटेंटिव है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जो है दैट वुड बी थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। पेडिग्री। पेडिग्री वर्ड का हमें क्या चाहिए? सैनोनिम चाहिए। पेडिग्री वर्ड का हमें क्या चाहिए? सैनोनिम चाहिए 96 के लिए। पेडिग्री का मतलब होता है नस्ल या वंश। पेडिग्री क्या होता है? नस्ल या वंश। अब अगर हम बात करें फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब भूला हुआ, इलेजिटिमेट मतलब अवैध हो गया, ठीक है। नस्ल या वंश को अगर मैं रिलेट करूं यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड से, वो जाएगा लिनेज। लिनेज का मतलब होता है वंशावली से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। लिनेज को अगर हम देखें तो इसका मतलब वंशावली होता है, किसी भी नस्ल को रिलेट कर सकते हैं लिनेज से। और अगर मैं बात करूं मॉग्रिल, मॉग्रिल मतलब होता है मिश्रित जाति का कुत्ता, जिसे दोगला कुत्ता भी बोलते हैं, या मिश्रित जाति का कुत्ता, जो दो नस्लों से कम बना हुआ जो डॉग है, हाइब्रिड डॉग, उसको हम मॉन्ग्रेल से रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है हमारा दैट वुड बी डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें फॉर द लास्ट 2 years श्वेता हैज बीइंग, देखो हैज के साथ बीइंग तो नहीं आएगा, हैज के साथ बीइंग नहीं आएगा। हाँ, आप हैज के साथ बीन का यूज कर सकते हैं। यही हमारा 100% करेक्ट आंसर जाएगा। फॉर द लास्ट 2 years श्वेता हैज बीन diligently working, perfect continuous tense है, with Rohingya refugee to create colorful table mats using their local weaving techniques। एक्चुअल आंसर हमारा बी पार्ट ही जाने वाला है 100%। और जो भी पिक कर रहा है सभी का आंसर 100% करेक्ट। नेक्स्ट प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है, बहुफलदायक, प्रोलिफिक, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसका हमें एंटोनिम बताना है प्रोलिफिक का क्या होगा। प्रोलिफिक प्रोडक्टिव हो गया तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव। क्योंकि रिच अमीर हो गया, अबंडेंट का मतलब जो बहुत ही ज्यादा प्रचुर पर्याप्त है, सेवरल कई से रिलेट करेगा। तो आंसर आपका क्या जाएगा? सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका ए पार्ट ही जाने वाला है। और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है, उन सभी का 6 लग रहा है। वेरी गुड, फाइनल। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया फोक डांस फेस्टिवल इन जनवरी 2020। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पास्ट इंडेफिनिट है स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट है ना ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया फोक डांस फेस्टिवल, यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा, यही हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। वॉज ऑर्गेनाइज्ड, देखो वॉज के साथ बीइंग तब लगाते जब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होता, विल भी लगाने का कोई चांस नहीं है, टेंस बदलता नहीं तो हैड बीन भी होगा नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन तो बच रहा है हमारे पास, ए पार्ट, यही हमारा 100% करेक्ट आंसर हो। The first ever All India Folk Dance Festival was organized by Chhattisgarh State in January 2020। ये स्ट्रक्चर जाने वाला है। और जो भी ए पार्ट पिक करेंगे सभी का आंसर 100% करेक्ट जाने वाला है। Select the word that means the same as the given group of words happening every 2 years। वो जो हर 2 साल में होता है, द्विवार्षिक, जिसे हम बोल सकते हैं
अब इसको हम रिलेट करें बायनियल से, हम रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? द्विवार्षिक। ठीक है। और अगर मैं बात करूं सेंटेनियल, सेंटेनियल का मतलब हो गया शताब्दी। ठीक है। बायएनुअल की अगर हम बात करें, बायएनुअल का मतलब होता है छमाही। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं ना, बायएनुअल सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। ट्रायनियल की अगर हम बात करें तो ये 300वीं वर्षगांठ से रिलेट करता है। 300वीं वर्षगांठ से हम रिलेट कर सकते हैं ट्रायनियल को। ठीक है। त्रिवार्षिक से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी बायनियल। सेकंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप आज के सेशन से आपने काफ़ी नई नई चीज़ें सीख ली होंगी और काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको मिले होंगे, काफ़ी नए नए वर्ड्स मिले होंगे। और कोशिश करिए कि सारे वर्ड्स, जो भी नए नए वर्ड्स आपको मिले हैं, उनको एक बार राइट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो प्रीवियसली एग्जाम में आ चुके हैं, तो अपकमिंग एग्जाम में उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।